नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। हम इस खास पेशकश में चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के बारे में। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं फजल इमाम मलिक, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनता दल के बारे में एक चर्चा बेहद तेजी से सियासी गलियारे में घूम रही है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का क्या फिर से वापस विलय नीतीश कुमार की पार्टी के साथ होने जा रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा वापस तीसरी बार नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर जा रहे हैं तो हम राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक जनता दल फजल इमाम मलिक साहब से जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये विलय किस परिस्थिति में, कब और कैसे हो रहा है, या ये एक महज राजनीतिक अफवाह है। क्योंकि दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया था, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, तो इन्होंने विरासत बचाओ यात्रा की शुरुआत की थी। विरासत बचाओ यात्रा की शुरुआत करने का पर्पस था कि लव के बाद कुश को जो सत्ता मिलनी चाहिए वो फिर वापस 2005 से पहले के एरा में नीतीश कुमार ले जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी क्यों बना रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम फजल इमाम मलिक से लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल है फजल इमाम मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप हमारे साथ चैनल पर आए हैं और आप हमसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे है कि विरासत बचाओ यात्रा क्या अब थम गई है? क्या आपका फिर से सुलह समझौता नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है? क्योंकि इन दिनों आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, आपकी धमक सुनाई नहीं पड़ती है। क्या यह माना जाए कि तूफान आने से पहले की यह शांति है? एक बार फिर से आपकी पार्टी खत्म होगी जैसे रालोसपा खत्म हुई थी और फिर से आप नीतीश कुमार की गोद में बैठने जा रहे हैं? जी धन्यवाद पंकज भाई। एक तो यह है कि ऐसी कोई बात है नहीं, ये राजनीतिक बस अफवाह है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग खामोश कहाँ हैं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले 14 अक्टूबर को बिहार सरकार में जो जातीय जनगणना के फर्जी आंकड़े सामने आए थे, जो बिहार सरकार ने फर्जी आंकड़े जारी किए थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया बिहार की सड़कों पर। आप तमाम लोगों ने इसे देखा भी है, इसे चैनलों ने भी चलाया। तो ये नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में काराकाट हो या दूसरी जगहों पे लगातार हमारा काम चल रहा है। लेकिन ये जो अफवाह है, ये कि तीसरी बार या चौथी बार, जो भी जिस तरह की चीज़ें चल रही है, ये मुझे लगता है कि वो एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो ये कुछ लोग जो हैं, जो जदयू के से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जदयू अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब वहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं है जो हम विलय करके वहाँ जाएंगे और वहाँ कुछ मिलने वाला है। उससे बहुत बेहतर स्थिति राष्ट्रीय लोक जनता दल की है। हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं। हमारी पार्टी आज पूरे बिहार में एक एक प्रखंड में, एक एक जिला में बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। तो ये बात एकदम कोरी अफवाह है, इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है कि हम तमाम लोग फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल का विलय जनता दल यूनाइटेड में होगा। और जनता दल यूनाइटेड में कुछ बचेगा तभी ना वहाँ जाएगा, वहाँ कुछ है ही नहीं। अभी उन्हें अपने घर को संभालना, वो अपने घर को संभालने की कोशिश में इस तरह की चीज़ें दूसरे माध्यमों से प्रसारित कर रहे हैं। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का विजन साफ है कि हम विरासत भी बचाएंगे और जिस पिछड़े अति पिछड़े कुछ समाज को लेकर बिहार की सत्ता में परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया था, उस समाज को लेकर, उस अति पिछड़े आप अनम्यूट कर लें एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है, आप बोलिए।
हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक जनता दल बहुत मजबूती से बिहार के हर जिला, हर प्रखंड में काम कर रहा है। हम लगातार वहाँ अपने अपने जगहों पे सम्मेलनों का, जिला सम्मेलन अभी अभी समाप्त हुआ कुछ दिन पहले। उसके बाद राजभवन मार्च, जिसमें से 4-5 दिनों के नोटिस पे कम से कम 10-15 हजार की भीड़ के लोग बिहार की सड़कों पर निकले और जातीय जनगणना के जो फर्जी आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, राजभवन मार्च किया, राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम सौंपा और कहा कि इस ये फर्जी आंकड़े हैं उसको सुधारा जाए। उसमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली। तो लगातार हम काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई से ये नहीं कि हम नहीं, पर जनता दल अगर आप यूनाइटेड क्या में। आपकी देखिए, ये साफ कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में आए थे तो उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी उनको बनाएंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा को यह पता लग गया कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ विलय करने जा रहे हैं या आरजेडी के साथ समझौता करने जा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा समझ गए कि ना अब वो उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार द्वारा ठगे गए हैं। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार आपको कह दें कि नहीं, हमसे उस समय गलती हुई, आपको ही हम उम्मीदवार, आपको ही हम उत्तराधिकारी बनाएंगे, लव ने राज कर लिया, अब पार्टी में हमने सेकेंड लाइन का लीडरशिप खड़ा नहीं कर पाया था, अब हम आपको लीडर बनाना चाहते हैं, आपके हाथ में कमान सौंपना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर फिर बात वहीं पहुंच सकती है। उसमें दिक्कत क्या है फजल भाई? क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे आपने तो शेर और शायरी के लफ्जों में कह दिया कि अखबार तुम्हारा है, तुम जो चाहो लिख दो, लेकिन यह भी तो कहावत सही है कि देयर इज अ नो स्मोक विदाउट फायर। धुआं वहां नहीं उठती है जहां आग नहीं होता है। तो सवाल यह है कि ये बात फिर से चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मुलाकात हुई है, सुगबुगाहट हुई है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2-3 बार ऐसा कर चुके हैं, इसलिए अगर इन्हें विरासत सौंपी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा एक चलती हुई पार्टी, रनिंग पार्टी जो सत्ता में है, उसका सिरमौर क्यों नहीं बनना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिन बुनियादी शर्तों पे, जिन बुनियादी मुद्दों पर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ और जनता दल यूनाइटेड से हम अलग हुए, अब सरकार में जो मुद्दा है, खास के तेजस्वी यादव को लेकर मेरे हम तमाम लोगों का विरोध है, अगर वो सत्ता में साथ रहेगी तो जाहिर है कि बुनियादी तौर पे एक दृष्टिकोण, नजरिए का इत्तेफाक वहाँ इख्तलाफ होगा, वहाँ हम वैचारिक तौर पर हमारा वहाँ मतभेद है। और अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा है, देखिए, राजनीति में हर आदमी, हम चाहते हैं कि मेरे पार्टी के नेता बिहार के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने। हर पार्टी के नेता का कार्यकर्ता चाहता है कि उनकी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने, किसी भी। लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जिन मुद्दों के आधार पर, जिन जिन बुनियादी शर्तों के आधार पर जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा, उसके बाद फिर से वहां वापसी, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल होगा या ये बहुत व्यवहारिक बातें होंगी। इसमें ऐसी कहीं से कोई ये नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि चूंकि नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड अब एक डूबता हुआ जहाज है, वहां कुछ बचा, बार बार जिसका तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि वहां लोग छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड अब एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल का एक एक्सटेंशन बन गया है, वो एक जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। तो हम वहां जाके अब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम तो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का विलय राष्ट्रीय लोक जनता दल में हो जाए, क्योंकि हम उसे ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनके जैसा दृष्टिकोण, नजरिया, सोच मुझे आज तो बिहार के, देश में भी शायद ही गिने चुने नेताओं के पास होगा जिस तरह की सोच उनके पास है, जिस तरह का नजरिया उनके पास है, और जिन मुद्दों के आधार पे वो न सिर्फ ये कि सड़क पे उतरते हैं और लगातार हम संघर्ष करते रहे। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता के लिए चाहे
अभी जनता दल यूनाइटेड छोड़ने की बात हो, या उससे पहले राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की बात हो, या फिर एनडीए छोड़ने की बात हो जब मंत्री थे, तो हम तो लगातार सड़क पे उतर के संघर्ष करते रहे, हम और हमारे नेता, हमारी पार्टी। तो हमारे लिए तो सत्ता से ज्यादा संघर्ष है जो वंचितों, शोषितों, दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए। तो इन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूंकि जनता दल यूनाइटेड अब एक्सटेंशन हो गई है राष्ट्रीय जनता दल का, तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ ठीक है, वो बातें हो रही हैं, बातें की जा रही, बहुत सारे लोगों को ये बात कह रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं, किस तरह से ये बातें चल रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा सियासी तौर पर ज्यादा समझदार है इन तमाम लोगों से, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी सियासी तौर पे इस तरह का कोई फैसला लेकर। चलिए फजल राष्ट्रीय साहब, मैं लोक आपकी ये बात मान भी लेता हूं, पर मैं आपकी ये बात क्यों मानूं? पिछले लोकसभा चुनाव में तो आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़े थे। क्या ये ऐसा तो था नहीं कि 2019 का समय 2005 के पहले का समय था? जब 2019 में आप आरजेडी के साथ हो सकते हैं, तो 2023 में आप आरजेडी के साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं जेडीयू और आरजेडी के साथ आप सरकार में शामिल हो सकते हैं? क्यों नहीं मलाई खा सकते हैं? दरअसल क्या ये बात नहीं है कि आप पिछली बार शामिल हुए थे तो इसकी बड़ी वजह यह थी कि आपको उम्मीद थी कि आप उत्तराधिकारी बनेंगे, आपको मंत्री पद मिलेगा, उप मुख्यमंत्री पद की चाहत आपकी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चाहत उपेंद्र कुशवाहा जी की थी। जब कोई भी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तब आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। अगर वो चाहत फिर से पूरी कर दी जाए तो जाहिर तौर पर लव के साथ कुश को मिलने से क्या परहेज, कैसा परहेज हो सकता है? फिर तो आप चलती हुई गाड़ी में सवार हों और चलती हुई गाड़ी को आगे बढ़ाएं, राजनीति को आगे बढ़ाएं। उपेंद्र कुशवाहा जो पहले 3 बार कर चुके हैं, एक बार और कर लेंगे, इसमें क्या बदल जाएगा? नहीं, देखिए, एक चीज तो यह है कि पिछले 2019 की बात आपने कही। 2019 में हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं गए थे, हम कांग्रेस के साथ गए थे। ये अगर आपको याद होगा, 2018 में जब हम लोगों ने एनडीए से नाता तोड़ा था, तो हमने जब गठबंधन बनाया था तो कांग्रेस मुख्यालय में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये लोग, तमाम लोग ये भूल जाते हैं कि हम, ठीक है कि बिहार में चूंकि महागठबंधन की एक बड़ी अलायंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल थी, लेकिन हम कांग्रेस के साथ गए थे, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं गए थे। और 2019 में तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने की जरूरत हम नहीं थी, तब हमको कांग्रेस के साथ गए थे और कांग्रेस के साथ हमने अलाई किया था। ठीक है, हमें सीटें मिली, हम यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी थे। दूसरी बात ये कि अगर ये हम सिर्फ मलाई खाने की जो बात आपने की कि सरकारें सिर्फ मलाई खाने के लिए होती है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो ये मलाई बार बार छोड़ी है। तो जाहिर है कि हम, या हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मलाई से ज्यादा कांटों भरे राह पे चलने की कोशिश करते। फिर एक शेर याद आ रहा है, आपने शेर की बात की कि मेरे घर के रास्ते पे कोई कहकशा नहीं है, इन पत्थरों पे चल के गिरा सको तो आओ। तो हम तो पत्थरों पे चल के अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल को आगे बढ़ा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, स्थितियां क्या बनती हैं वो उनका काम है, वो उनके साथ उनकी परेशानी है। चूंकि जनता दल यूनाइटेड खुद में परेशान है, वहां इतने अंतर विरोध हैं। आप मुख्यमंत्री की स्थिति को देखिए, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की बेचारगी पे तरस आने लगा। जिस तरह की भाव भंगिमा, भाषा शैली जो उनकी हो गई है, वो एक मजबूर मुख्यमंत्री कभी हुआ करते थे, अब मजबूर मुख्यमंत्री हैं। और अब मजबूर मुख्यमंत्री किसने बनाया, उसके साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाके उनके साथ, या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर हम तेजस्वी यादव की जिंदाबाद तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, सोचिए, आपने 2019 में, जैसा मैंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ गए थे, कांग्रेस के साथ अलाए थे, हम कांग्रेस के साथ, हम कांग्रेस का जिंदाबाद कर सकते थे सोनिया जी की, लेकिन हम तेजस्वी यादव का बिहार में जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए हैं। और इस बार चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी जिंदाबाद करने का मन बना लिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, हम वंचितों, शोषितों, पिछड़े, अति पिछड़े, लवकुश समाज, अल्पसंख्यक समाज के को इस कीमत पे
कि वो दूसरे के घर का हम लालटेन रोशन करें, हम जनता दल यूनाइटेड में जाएंगे, ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि चलिए बहुत चलिए दूर की चलिए, कौड़ी होगी। मैं आपकी बात मान भी लेता हूं क्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब से राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू की सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है, उसके बाद से आपको नहीं लग रहा है कि आप लोगों की राजनीति का स्कोप बहुत सीमित हो गया है? आरक्षण का सीमा बढ़ गया है, 75% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। क्या आप नहीं मानते हैं कि अब आपके पॉलिटिक्स का स्कोप इतना सीमित हो गया है, इसलिए अब आप नए ओरिएंटेशन की ओर, नए जुड़ाव की ओर बढ़ना चाहते हैं? इसलिए बिहार की सियासी फिजा में ये चर्चा तैर रही है कि आप फिर से एक बार नीतीश बाबू के गोद में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको जो महत्ता मिलेगी ये पिछले बार से कहीं ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि अब बिहार की सियासत बदल गई है और उसकी बड़ी वजह आरक्षण की सीमा है और जातीय जनगणना है। पंकज भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है तो ये है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों को ही माननीय नीतीश कुमार या बिहार सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन राजगीर में हुआ था, कार्यशाला 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ था। उसमें बाकायदा हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था, राजनीतिक प्रस्ताव, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की थी। तो उन्होंने कम से कम हमारी बात मान ली, तो हमारा तो दायरा और बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम तो बार बार ये कहेंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में राष्ट्रीय लोक जनता दल ने जिस मुहिम को उठाया था, कम से कम सरकार ने दो चीजें ऐसी की। एक तो ये है कि शिक्षा में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली, हम शिक्षा सुधार में इसकी मांग अरसे से करते रहे, कम से कम इस सरकार को सुध आई, उसने कम ये काम किया। दूसरी चीज आरक्षण, बाकायदा आरक्षण को की सीमा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसका राजनीतिक प्रस्ताव लाकर राजगीर के शिविर में पास किया था और इसको इस सरकार ने लागू किया। तो हमारा तो काम उन्होंने आसान किया, बल्कि मेरा स्पेस उन्होंने ज्यादा बड़ा कर दिया है इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर। और दूसरी चीज ये है कि एक चीज बार बार की जाती है कि हम जातीय जनगणना, ये बात करें कि जातीय जनगणना के खिलाफ, हम लोग जातीय जनगणना के खिलाफ भी कभी नहीं रहे। फर्जी आंकड़े जो पेश किए सरकार ने उसके खिलाफ थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब केंद्र में मंत्री थे कि पिछले एनडीए सरकार में 2014-15 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तब सदन में उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। और हालांकि तब विपक्ष ने इन पर कटाक्ष भी किया था कि आप तो सरकार में शामिल हैं। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, हम सरकार में शामिल है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों या दूसरे समाज के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए मैं बराबर आवाज उठाता रहूंगा। और जातीय जनगणना की आवाज बहुत जोर शोर के साथ उठाई थी। और तब राजनाथ सिंह जी ने, जो अभी माननीय राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं, अभी रक्षा मंत्री, तब गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगली बार जातीय जनगणना होगा। तो जो लोग अभी जातीय जनगणना पे पीठ थपथपा रहे हैं या आरक्षण के बढ़ाने में पीठ थपथपा रहे हैं, दरअसल उन्हें तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा की दूरदृष्टि का कायल होना चाहिए कि उनकी वजह से ये सारा जातीय जनगणना बिहार में हुआ और ये आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण की वजह से जो दायरा बढ़ाया बिहार सरकार ने, उसमें राष्ट्रीय लोक जनता दल का स्पेस कम हुआ, बल्कि हमारा स्पेस अब ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि हमारी वजह से, हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के आंदोलन की वजह से, प्रदर्शन की वजह से ये आरक्षण की सीमा बिहार सरकार ने बढ़ाई है। बिहार सरकार ने बढ़ाई है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप एनडीए के साथ वर्तमान समय में हैं, मुस्तैदी से हैं, मजबूती से हैं। तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कितने सीटों की चाहत रख रहे हैं? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी है? और कम से कम कितने सीटों पर आप बात मानेंगे? क्योंकि पिछले बार आपका अनुभव काफी खराब रहा, आप एक भी सीट पर चुनाव जीत नहीं पाए थे। अभी वर्तमान समय में ना तो आपका कोई सांसद है और ना ही विधायक, आपकी पार्टी भी नहीं है। ऐसे में नई परिस्थिति में बीजेपी जैसी पार्टी से मोल भाव आप कैसे कर पाएंगे, डील कैसे कर पाएंगे? और अगर आपकी डील हो गई है तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है?
पंकज भाई देखिए, एक तो ये है कि हम तमाम 40 सीट पे अब तैयारी कर रहे हैं, चूंकि हम एनडीए के पार्ट में हैं, तो एनडीए के साथ ही लड़ रहे हैं चुनाव, और एनडीए सभी 40 सीटों पर लड़ रही है। और जहां तक मोल भाव और इसकी बात आपने की है, देखिए कोई मोल भाव नहीं चल रहा है। हम पिछली बार आपने कहा कि हम कोई सीट नहीं जीत पाए, तो याद कीजिए 2019 में राष्ट्रीय लोक जनता दल के खाते में भी शून्य ही आया था। हम भी शून्य थे, वो भी शून्य थे लोकसभा में। हाँ ठीक है कि विधानसभा में उनको सीटें मिली, हमें नहीं मिली, लेकिन लोकसभा में हमारी और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति लगभग बराबर थी। लगभग या बराबर थी, दोनों को के खाते में शून्य शून्य सीटें आई थी, इसलिए उस पैमाने पे तो हम दोनों बराबर के साथ। रही बात कितने सीटों पे राष्ट्रीय लोक जनता दल चुनाव लड़ रहा है या मोल भाव हो रहा है, देखिए उस वक्त आने पे बता देंगे। लेकिन ये है कि 3 सीट से तो कम कहीं भी हम चुनाव नहीं ही लड़ेंगे। ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से कम पे सीट पे चुनाव हम तो नहीं लड़ेंगे। 3 सीटें तो कम से कम 3 सीटें तो जरूर हमें मिलेंगी, और हम उस पर लेकिन हम बिहार की तमाम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और एनडीए के साथ बहुत मुस्तैदी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में जो हमारा एनडीए गठबंधन है बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और हम बहुत अच्छा परिणाम यहाँ निकालेंगे। तो 3 सीटों में आपने सीटें तो चिन्हित किया होगा, आपको आपकी पार्टी की मांग कौन सी सीटों को लेकर के है जहां आप आश्वस्त हैं कि आपका जो मूल वोटर है उसकी संख्या वहां पर ज्यादा है? एक तो मुझे समझ में आता है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से लड़ेंगे, उजियारपुर से नहीं लड़ेंगे क्योंकि पिछले बार हार भी हुई थी, और इस बार आप जिस दल के साथ हैं वहां से उजियारपुर से सांसद हैं और वो गृह मंत्री भी हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि काराकाट के अलावा और कौन सी 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर आपकी नजरें हैं, आपकी पार्टी मांग करेगी एनडीए के भीतर कि वो 2 सीटें आपको मुहैया कराई जाए? पंकज भाई ऐसा है कि बहुत सारी बातें हैं जो देखिए, ठीक है कि हमारी बातचीत चल रही है किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका एक वक्त मुअय्यन है, और जब वक्त आएगा तो जरूर हम आपको बताएंगे कि कौन किन किन सीटों पे हमारी मांग है, कितने सीटों हमें मिलने जा रही है, किन किन सीटों पे हमें लड़ेंगे। लेकिन अभी कहना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि हम तमाम लोग अभी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव हम तो बिहार के सभी जिलों में अभी हमारा जिला सम्मेलन हुआ, तो आप कह सकते हैं कि हम लोगों की तैयारी लगभग हर जिले में चल रही है, और जिस तरह से एनडीए के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं होगा तो सार्वजनिक तौर पे कि हम किन सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटें हमें मिलेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 3 सीटें तो कम से कम हमें मिलेंगी, इससे कम तो नहीं मिलेगी। तो अभी ये बता पाना सही नहीं लग रहा है कि हम किन किन सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। आपके विपक्षी कहते हैं, अगर मैं आरजेडी जेडीयू को मान लूं आपका विपक्षी, तो आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार आपको 10 सीट के भीतर समेट दिया जाएगा, मतलब बीजेपी और उसके घटक दलों को 10 सीट के भीतर समेट दिया जाएगा। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि जिस तरीके से ये सरकार नियुक्तियां कर रही है, ये सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ा रही है, 6 पार्टियों का गठबंधन है, तो जो जातिगत समीकरण भी है ये उनके पक्ष में है। और बार बार 2015 को याद दिलाया जाता है, 2015 का स्मरण कराया जाता है, और चुनौती दी जाती है कि आपके विजय रथ को तब भी बिहार ने रोका था, और इस बार भी तीसरी बार आपको सत्ता में आने से बिहार ही रोकेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार चुनौती एनडीए के लिए ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है, और इसकी बड़ी वजह जातीय जनगणना है? दूसरी वजह जो सरकार ने वादा किया था नियुक्तियों का, सरकार उस रास्ते पे काफी आगे बढ़ गई है, और तीसरी बड़ी वजह यह है कि सरकार में 6 ऐसे दल शामिल हैं जिनका वोट बैंक जनाधार काफी पुख्ता और मजबूत है। हाँ, एक पुराना एक शेर फिर याद आ रहा है पंकज भाई के, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आरजेडी और जेडीयू खुशफहमी में है, रहने दे उसे। 10 सीटें दे रहे हैं हम तो, 10 सीटें अगर वो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि 10 सीटों पे वो कमजोर हैं।
10 सीटें उनको तो जिस तरह के आरक्षण या फिर आपने जो नियुक्तियां या और दूसरी बात जातीय जनगणना की बात की, उन्हें तो सभी 40 सीटों पे अपना दावा ठोकना चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें तीसरी सीट पे दावा ठोका। और किस पार्टी का उनके दल में जनाधार है? राजद, जदयू का जनाधार खिसक गया है। वामपंथी दलों का बिहार में क्या स्थिति है? एकाध दलों को छोड़ के हम आप भी जानते हैं, आप चूंकि बिहार से खुद हैं, आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस का क्या स्थिति है बिहार में। कांग्रेस को पहले आरजेडी ने और अब जदयू ने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये सारी चीजें ये है कि बिहार में राजद का जरूर है, लेकिन राजद की अगर 2019 की बात क्यों नहीं करती है राजद कि 2019 में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, उस वक्त भी महागठबंधन था। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, चुनौतियां, हर चुनाव अलग होता है, चुनौतियां होती हैं, चुनौतियां इस बार भी होंगी। आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से, या नौकरियों की बात की, नौकरियों में जो विसंगतियां हैं, बीपीएससी के इम्तिहानात में जिस तरह से फर्जीवाड़े की बातें हो रही हैं, दिव्यांग और महिलाएं आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सामने लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार से के बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी दी गई, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? बहुत हजारों लोग, लाखों लोग जो है, लाखों आपने नौकरियां दी हजारों लोगों को, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने धोखा किया, छल किया। औरतें और महिलाएं, दिव्यांग लोग यहाँ बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जीविका बहनें प्रदर्शन कर रही हैं, आंगनबाड़ी के लोग परेशान हैं। तो दूसरी परेशानियां आपके सामने, सिर्फ आरक्षण का झुंझुना थमाकर अभी इस पे लागू करने में और फर्जीवाड़े दिखाकर, आंकड़ों की फर्जीवाड़ा जो जातीय जनगणना में आपने दिखाया, इससे फर्जीवाड़ा कर आप वोट बहुत नहीं हासिल कर सकते। वोट के लिए आपको जमीन पे काम करना होगा, और जमीन पे सरकार किस तरह का, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अभी दे रहा हूं आपको कि राष्ट्रीय, चूंकि 18 साल से नीतीश जी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये है बिहार में अभी राष्ट्रीय खेल हुए पंकज भाई, बिहार 30वें स्थान पर रहा, नागालैंड हमसे ऊपर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में युवाओं के साथ किस तरह का छल किया जा रहा है। यहाँ खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन बिहार में सुविधाओं की कमी है। बिहार में प्रशिक्षण देने के लिए जो खिलाड़ी चुने जाते हैं, वो दूसरे राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में जाके प्रशिक्षण हासिल करते हैं। नौकरी के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि नौकरी मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन जो राष्ट्रीय जूनियर स्तर और सीनियर स्तर पे जो मेडल लाते ही नहीं, तो किसे नौकरी देंगे? विश्वविद्यालय स्तर पे जो छात्र मेडल लाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल पाती है। तो सरकार की नीति सिर्फ हवाई ज्यादा है। ये जो आरक्षण पे बोला ना, इसका फायदा राष्ट्रीय लोक जनता दल को ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी बातों को इम्प्लीमेंट किया है। तो हम तो जनता के बीच जाएंगे, अपने जो दृष्टिपत्र हमने जो लाया है सामने, उस दृष्टिपत्र जो राजगीर में बनाया, उस दृष्टिपत्र में इसका उल्लेख है। इसलिए हम तो जनता के बीच जा रहे हैं और जाएंगे कि जो वादे हमने बातें कही थी राजगीर में, इस सरकार पे दबाव बनाकर हमने उसे लागू करवाया। चलिए, तो फजल इमाम साहब, आपने अब जातीय जनगणना को लेकर के भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि जनता आपको सराहेगी, क्योंकि इसकी मांग सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने की थी। ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो जिस तरह की बात बिहार की फिजा में है, उससे आप साफ इनकार कर रहे हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जेडीयू के गोद में यानी नीतीश कुमार के साथ मिलने नहीं जा रहे हैं, ये आप दावा कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ेंगे और आप अपने प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आपके दावों की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आप अपने दावों पे किस हद तक खड़े होते हैं, और वाकई उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ फिर से नहीं मिलेंगे, ये जो आपके दावे हैं वो सही साबित होंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। फजल इमाम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो TV9 बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार।